हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आज हमको डिस्कस करना है, जिसमें आज अब तक जो हमने डिस्कशन किया था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं। जैसे कि हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा, लंग्स के सराउंडिंग पार्ट्स देखे और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को अच्छे से समझने की कोशिश किए हैं। हमने ये भी देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है और हार्मोनल सिस्टम होता है, ये कैसा हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और गैसेस एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, उसमें अगर कुछ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, कुछ डिसीज़ की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो उसकी केस स्टडी आज हमें करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला डिसऑर्डर्स हमको डिस्कस करना है वो है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा क्या है? ये अस्थमा के कंडीशन में हमारे लंग्स में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आएंगे, लंग्स के नॉर्मल फंक्शंस में डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। इसका सिंपल एक जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफ़िकल्टीज़ इन ब्रीदिंग, मतलब हमें सांस लेने में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी अगर लंग्स का इन्फेक्शन हो तो उसे डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स हमें प्रेफर करते हैं एक्सरे का, मतलब हमारे लंग्स के एक्सरे हमको निकालना होता है और वहाँ पर हमें समझ में आ जाती है बात कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो डिटेक्शन के लिए जो रास्ता है, जो रूट है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं हम सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का, वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 95 है। अगर 90 से भी कम हो तो हमें ये समझ में आ सकता है कि लंग्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स उसमें दूसरे टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से गेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। रीज़न्स जो है अस्थमा का वो ये है कि हमारे लंग्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशंस हो जाएंगे। अब अस्थमा का जो रीज़न है, कोर रीज़न किस वजह से होगा, तो बहुत सारे एलर्जेनिक रिस्पॉन्सेस की वजह से हमें इन्फ्लेमेशंस देखने को मिल सकते हैं। एलर्जेनिक रिस्पॉन्सेस मतलब क्या है कि हमारी बॉडी से अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कंटेमिनेशन होता है तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी इफ़ेक्ट्स बताती है। अच्छा भी इफ़ेक्ट बता सकती है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो जाते हैं जो एक्चुअली हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन पर्पस होता है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लोगों को डस्ट की वजह से और फोक्स की वजह से, धुएं की वजह से इस तरीके के प्रॉब्लम्स देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर होगा क्या, एलर्जेनिक रिस्पॉन्सेस में इन्फ्लेमेशंस होगा, मतलब जो हमारे लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम में बताया हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमें देखने में मिलता है। अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशंस होता है, अगर ब्लडिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं अगर हमारे लंग्स में, तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम घट जाता है, कम हो जाता है। और लंग्स का अगर वॉल्यूम कम हुआ तो फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगे, बताइए आप मुझे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगे। हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था, अल्वेलार इन्वायरमेंट में 3 अलग अलग लेयर होते हैं। एक खुद की अल्वेलाई की लेयर होती है, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और तीसरी कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है। तो उसका जो पर्टिकुलर डायमीटर है, हमारे जो अल्वेलाइज है और लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंकाई है, जो पाइपिंग्स है, उसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है, वो नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर वो कम होता है तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने इसे नहीं दिया है तो हम भी उसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग्स हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसे नोट करेंगे। दूसरी डिसीज़ है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में क्या होगा, इम्फाइसेमा में जो हमारे अल्वेलाई है ऑब्वियसली डैमेज हो जाएंगे और इसका जो मेन रीज़न है वो सिगरेट स्मोकिंग है। मतलब क्या है कि अगर हमारे अल्वेलाई डैमेज होते हैं जो मेन है गैसेस एक्सचेंज में, तो मुझे बताइए
यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होना चाहिए एल्वियोलाई के बीच में और हमारे कैपिलरीज के बीच में, तो वो कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ेगा वो ये है कि गैसेस एक्सचेंज कैपेसिटी घट जाएंगी। और ये जो प्रॉब्लम है एम्फाइसेमा का, इसका जो रीज़न है वो है सिगरेट स्मोकिंग। इसकी वजह से अल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएंगी। उसके बाद वन ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी और डिजीज़ की कंडीशन है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज़ है, ज़्यादातर जो स्टोन के इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन के पार्टिकल्स और ग्रेनाइट के पार्टिकल्स, तो इस तरीके के कंटामिनेशन की वजह से, धूल की वजह से क्या होगा, हमारे जो लंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, प्रोलिफरेशन होगा और हमारा जो लंग्स है, जो हमारे पाइपिंग्स है, अल्वियोलार पाइपिंग्स जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, उनका वॉल्यूम किसी तरह यहाँ पर घट जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये वाला जो नॉर्मल वाला जो ब्रोंकाई है उसका वॉल्यूम एकदम ओके है, लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल रही है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में और म्यूकस सिक्रीशंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पाइप्स है, हमारा जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, तो ये डैमेज हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा ऑब्वियसली उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद जो डिसऑर्डर है वो है निमोनिया। आज के तारीख़ में हमारे पास बहुत कॉमन डिसीज़ हो चुकी है ये, बहुत सारे लोगों को निमोनिया के प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं। निमोनिया का जो रीज़न है बच्चों वो है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से यहाँ पर लंग्स में इन्फेक्शन होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये क्या करेंगे, इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे लंग्स में और WBC और म्यूकस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकोमुलेशन हो जाएगा और लंग्स में जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो घट करके बहुत कम मिलेगा अल्वियोलाई में और गैसेस एक्सचेंज की कैपेसिटी कम होगी। अब ये निमोनिया का जो रीज़न है वो है बैक्टीरिया। अभी देखो, बैक्टीरियल ग्रोथ किस सीज़न में ज़्यादा होता है? ज़्यादातर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? तो वाटर जो है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इन्हांस करेगा। तो हमें चाहिए कि इस तरीके के इन्वायरमेंट में सफाई का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए और सूखा हुआ कपड़ा पहनना चाहिए और हर चीज़ की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आजकल का जो पेंडेमिक सिचुएशन है तो उसमें लंग्स के इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचना हमें बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर जो डेथ्स होते हैं वो निमोनिया की वजह से ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस डिसीज़ से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और क्लीनलीनेस इज़ द पाथ ऑफ फेथ, उसका ख्याल रखें। तो ठीक है, होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं और MCQs तब जब सॉल्व करेंगे तो MCQs में आने वाले पॉइंट्स आपने NCERT के साइड में लिखना है, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मतलब 11th o'clock जो मैंने टाइम दिया है उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। थैंक यू।